हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल GK GS जय गुरुदेव में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं और बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। और आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कितने डिग्री तापमान पर वसा यानी फैट्स ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा यानी फैट्स ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट से डिटेल में जानते हैं। दोस्तों वसा यानी फैट्स रासायनिक दृष्टि से वसा ग्लिसरीन तथा वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। दोस्तों वसा दो प्रकार का होता है। पहला संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट्स और दूसरा असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैट्स। बात करते हैं सैचुरेटेड फैट के बारे में। जंतुओं के उत्पाद से बनने वाले वसाओं को सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं यानी संतृप्त वसा कहते हैं, जैसे डालडा, देसी घी इत्यादि। जबकि असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैट्स वनस्पति तथा वनस्पति उत्पादों से प्राप्त होने वाले वसा को कहा जाता है, जैसे रिफाइंड तेल। दोस्तों वसा जो होता है सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तो इसे तेल यानी ऑयल कहा जाता है। दोस्तों पाम ऑयल का उदाहरण है नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल। 1 ग्राम वसा से लगभग 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, विटामिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों विटामिन का आविष्कार फंक महोदय ने किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों विटामिन का आविष्कार फंक महोदय ने 1911 में किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत ही सीमित मात्रा में होती है। विटामिन से हमारे शरीर को कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, परंतु फिर भी यह शरीर के मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो दोस्तों विटामिन बी तथा विटामिन सी यह जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि वसा में ए, डी, ई और के विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। विटामिन बी, डी तथा के का संश्लेषण हमारी बॉडी यानी शरीर द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 3, कैरोटियस नामक बीमारी किसके संपर्क में आने से होती है? तो दोस्तों जो कैरोटियस बीमारी होती है वह आर्सेनिक के संपर्क से होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों आर्सेनिक युक्त जल के पीने से मनुष्य में कैरोटियस नामक बीमारी हो जाती है। बात करते हैं कैडमियम की। दोस्तों कैडमियम यह इटाई रोग से होता है। दोस्तों बात करते हैं पारस से कौन सा रोग होता है? दोस्तों पारस से मनुष्य में मिनी माटा रोग होता है। दोस्तों यह जापान में एक मिनी माटा नामक खाड़ी थी, वहां पर मछलियां जो थी वो पारा के संक्रमण से ग्रसित हो गई थी और इन मछलियों का मांस खाने से वहां के निवासियों को मिनी माटा रोग हो गया था। इसमें मनुष्य का हाथ पैर व आंखों में सूजन हो जाती है तथा जो मस्तिष्क होता है वह शून्य हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम की। यह नाइट्रेट के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, मनुष्य में गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो दोस्तों मनुष्य में गंजापन रोग जो होता है वह टीनिया कैपिटियस नामक कवक के कारण होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मनुष्य में गंजापन रोग किस कारण होता है, तो आप बताएंगे मनुष्य में गंजापन रोग होता है कवक के कारण होता है। अगर कवक का नाम पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे मनुष्य में जो
रोग होता है गंजापन का, वह टीनिया कैपिटियस नामक कवक के कारण होता है। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, मनुष्य में बोल्डनेस यानी गंजापन रोग टीनिया कैपिटियस नामक कवक के कारण होता है। इस रोग में होता क्या है दोस्तों, इस रोग में मनुष्य के सिर के बाल गिरने लगते हैं। बात करते हैं रिंग वॉर्म यानी दाद के बारे में। दोस्तों, यह रोग ट्राइकोफाइटन लेरुकेसेस नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग होता है जो कि त्वचा में लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अस्थमा यानी दमा की बीमारी। मनुष्य के फेफड़ों में एस्पेरिगिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का कार्य अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक संक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, एमआरआई से क्या अभिप्राय है। दोस्तों, एमआरआई की जो फुल फॉर्म होती है उसका नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतर अंगों की विस्तृत जानकारी ली जाती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। प्रश्न नंबर 6, एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तना और पत्तियां जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2018 में एएलपी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो होता है वह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, कोशिका की खोज कब की गई थी। दोस्तों, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी का ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, कोशिका यानी सेल्स संसार में सभी जीवों का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना है। कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक का कार्य इनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ है। कोशिका सिद्धांत 1839 में वनस्पति शास्त्री सुवान तथा स्लाइडेन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? 1839 में वनस्पति शास्त्री स्वान तथा स्लाइडेन महोदय ने दिया था। कोशिका दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत से शोषणीय एंजाइम रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शोषण स्थल भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। यह शरीर में उदर गुहा के राइट डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। यकृत से पित्त रस का स्रवण होता है जिसे बाइल जूस कहा जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 10, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकरण से होने से बचाने के लिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूं जो पिछले बार एग्जाम में बन चुके हैं और जिनकी आने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन देखने में आपको आसान जरूर लगते होंगे, परंतु इनके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट को आप अपने बिल्डअप करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे।
इसलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन जरूर देखा करें। और वीडियो डेली आपको 10 AM पे प्रोवाइड की जाती है, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है, व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्तरीय समान गति से गतिमान रहने के लिए आदेश करती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जड़त्व कहलाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के लिए क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम तथा जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने की थी। पचे हुए भोज्य पदार्थों तथा श्वसन अंगों द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं में पहुंचाने वाले तंत्र को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। किसे कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से आइए जानते हैं। पहला हृदय, दूसरा रक्त वाहिनियां और तीसरा रक्त होता है। दोस्तों ये तीनों घटक होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता का विकास कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा WBC, मानव शरीर में प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता का विकास करती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य शरीर में प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता का विकास WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं विशेषकर T4 ल्यूकोसाइट्स करती हैं। दोस्तों इन्हें T4 सहायक कोशिका भी कहा जाता है। दोस्तों मनुष्य में HIV वायरस से शरीर की प्रतिरोध क्षमता नष्ट हो जाती है। दोस्तों भारत सरकार ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में राष्ट्रीय एड्स प्रतिरोध एवं नियंत्रण नीति लागू की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, जबकि रोंटजेन महोदय ने एक्सरे की खोज की थी, जबकि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकन वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। दोस्तों आपको डेट भी याद रखनी है। हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह उत्तर प्रदेश PCS में बन चुका क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 19 है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी का जो निष्कर्षण होता है उसका नाम है अर्जेंटम अयस्क, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों चांदी यानी सिल्वर, इसका निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटम अयस्क से किया जाता है। चांदी प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त अवस्था में मिलती है। चांदी उष्मा व विद्युत का सबसे उत्तम सुचालक माना जाता है। खुली हवा में छोड़ देने पर चांदी के ऊपर अर्जेंटम की परत जम जाती है, इससे ये काली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 20। दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? दोस्तों आप सभी इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसे लगी आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।